जबलपुर के बिलहेरी इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या। बदमाश ने 13 वर्षीय बच्ची के सामने की चलाई दनादन गोली। और कोरबा में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार यात्री बस नाले में गिरी, 10 लोगों की मौत, कई घायल। तो मालवा, मध्य, बिंद, महाकौशल सूबे का कोई भी ऐसा इलाका नहीं जहां आसमानी आफत न बरसी हो। प्रदेश के 450 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनमें ओलों और बारिश से फसलें तबाह हो गई हैं। कई जगह मकान ढह गए हैं। चरिंदों पर, परिंदों पर भी कुदरत की तरफ नहीं आया। इंसान की तो बिसात ही क्या, खेत तबाही की गवाही दे रहे हैं। किसानों की आंखों में न टूट चुके ख्वाबों का अक्स दिखाई देता है। कुदरत के सामने हम सब मजबूर नजर आते हैं। तो गेहूं, चना, गन्ना, धनिया, मसूर या कोई भी रबी फसल, प्रकृति ने अपना कहर सब पर बराबर बरपाया है। सरकार सकते में है, किसान परेशान है। गीता का सार है, जो हुआ वो अच्छा हो रहा वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हम तो सिर्फ होनी में अच्छाई तलाश रहे हैं। ये तस्वीर शिमला की बर्फबारी की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के नीमच की है। ये तस्वीर कश्मीर की खूबसूरत वादियों की नहीं है, बल्कि इंदौर के पास महू में ओलों से पटी सड़क की है। ये तस्वीर कुल्लू की नहीं है, बल्कि सीहोर की है, जहां सड़क ओलों से सफेद हो गई है। तस्वीरें यकीनन आपको खूबसूरत लग सकती हैं, आपको जन्नत का एहसास दिला सकती हैं, लेकिन ओलों की शक्ल में हुई इसी बर्फबारी ने किसानों की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। कहीं नींबू के आकार के तो कहीं आंवले के बराबर आसमान से बरसी सफेद आफत ने काश्तकार की कमर तोड़कर रख दी है। खेतों में फसल को अन्नदाता अपने बच्चों की तरह पालता पोसता है, लेकिन इसी फसल को बर्बाद देखकर उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। क्या गेहूं, क्या चना, क्या धनिया और क्या सरसों, कुदरत ने सभी फसलों पर कहर बरपाया है। हुई थी उस समय भी हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया, उसका आज तक किसी भी जो शासन में जो नुमाइंदे बैठे हैं वो लोग किसानों की समस्याओं को सुनने अभी तक यहाँ नहीं आए, और न ही कोई पटवारी, हल्का तहसीलदार कोई भी नहीं आए। अपनी बर्बादी पर अश्क बहाने के अलावा अन्नदाता के पास शायद अब कोई रास्ता भी नहीं था, लेकिन अब तो शायद आंसू की जगह खून उतर आया है। किसान सड़कों पर उतर आए हैं। वोट के लिए चौखट पर बैठने वाले अपने रहनुमाओं से रहम की भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने हक का हिस्सा मांग रहे हैं। रास्ते जाम किए, दफ्तरों को घेरा, उम्मीद में कि शायद फसल के दफन हो जाने के बाद उसके निशान मिटने से पहले सर्वे की खानापूर्ति कर ली जाए। 7 बजे लगभग गिरे हैं और ये पूरी फसलें नुकसान, ये सब गोल बिल्कुल खत्म हो चुका है। गेहूं में भी सब काफी नुकसान है, हर चीज में नुकसान है फसल में। किसान परेशान हैं तो सरकार भी हैरान। कुदरत के कहर को नहीं रोक सकते, लेकिन किसानों की बर्बादी भी नहीं देखी जाती। समीक्षा पर समीक्षा की जा रही है, आदेश और निर्देश रोजाना जारी किए जा रहे हैं। पूरी सरकार किसान के साथ है। प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश हैं कि जहां जहां फसलों को नुकसानी हुई है उसकी समीक्षा करें, उसका नुकसानी का जायजा लें। अन्नदाता पर आफत आई है तो ऐसे में विपक्ष भी अपने कलेजे से लगाए रखे व्यापम के मुद्दे को 1 महीने को छोड़ने के लिए तैयार है। दलील है कि सरकार किसानों पर ज्यादा ध्यान दे सके। नेता प्रतिपक्ष अपने 1 महीने का वेतन भी किसानों को देने को तैयार हैं।
बहुत बदतर हालत हो गई है और सरकार को सारे एजेंडे छोड़ के, इवन हम भी व्यापम को थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे, पर सरकार सिर्फ किसानों को हित में लगे और जहां से भी फंड कलेक्ट कर सकती है वो किसानों को दे। किसानों के साथ सरकार और विपक्ष दोनों खड़े हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। 5 दिन बाद सूर्यदेव के दर्शन तो हो गए, लेकिन अभी भी किसानों को करवट बदलते हुए रात गुजारनी होगी कि कहीं फिर से आसमानी आफत न बरस पड़े। अभी जो करंट सिनेरियो साउथ वेस्ट एमपी प्लस उज्जैन, यहाँ पे हल्का बारिश एट आइसोलेटेड प्लेसेस मैंने कहीं होगा। सेकंड कैटेगरी चंबल, ग्वालियर, सागर संभाग, यहाँ पे एट स्कैटर्ड रेंट एरियाज में आपका हल्का बारिश होगा। तीसरा कैटेगरी है आपका रीवा संभाग, शहडोल एवं जबलपुर, यहाँ पे अभी भी बादल है क्योंकि नजदीक में ऊपरी हवा चक्रवात आपका छत्तीसगढ़ में वेट कर रहा है, तो इसके इफेक्ट में यहाँ पे अभी जो जगह देख रहा हूँ, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, ये सब जगह इवन अब आज भी अगला 7-8-9 घंटे में ओले का भी संभावना है। कुदरत किश्तों में हर साल किसानों को मार रही है। वो थोड़ा संभलता है तो दूसरी फसल पर 2 गुनी ताकत से मार पड़ती है। कभी बारिश का इंतजार, कहीं बारिश थमने की दुआ। क्या यही है आसमानी इंसाफ? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो किसानों पर आई आफत को लेकर प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज ने भी ट्वीट कहा है कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। तो जब कुदरत बरपाती है कहर, किसानों की बर्बाद होती है उम्मीदों की फसल, निराश होता है, परेशान होता है अन्नदाता, तो सवाल उठते हैं। फसल नष्ट होने से परेशान किसान को किस तरह की राहत मिलनी चाहिए? क्या फसल बीमा का लाभ किसानों को तुरंत मिलना चाहिए? प्राकृतिक आपदा के लिए क्या विशेष फंड होना चाहिए? क्या कृषि पर सरकार को अपनी नीति बदलने की जरूरत है? कागजों में आगे, हकीकत में पीछे क्यों हो रहा है किसान? तो आफत में अन्नदाता, इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल जी, पटेल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ सीधे बालाघाट से कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी जुड़ेंगे, उनसे भी कुछ सवाल होंगे, लेकिन स्टूडियो में विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी। हमारा पहला सवाल बिसेन जी से ही है। बिसेन जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जो किसानों पर आफत बरसी है, सरकार संकट की इस घड़ी में किस तरह अन्नदाता के साथ जुड़ी रहेगी? पिछले वर्ष भी 20% से अधिक कृषि विकास दर को अर्जित करने की ओर हम आगे बढ़े, लेकिन अब जो चीज अपने हाथ में नहीं है, एक तो से ईश्वरीय प्रकोप है, उस पर मैं ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। तो बिसेन जी, आपने तो कहा बिसेन जी, साल दर साल जिस तरह से प्राकृतिक आपदा फसलों पर पड़ रही है, ऐसे में क्या कृषि सरकार को क्या जो कृषि नीति है उसको भी बदलने की जरूरत है क्या? देखिए, फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना राज्य में लागू है और मोटे तौर पर जो हमारे गेहूं की क्रॉप है, इनका तो इंश्योरेंस है। हमारी जो दलहन की फसलें, चना है, मसूर है, इनमें से कुछ फसलों का इंश्योरेंस है। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह से प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है और बेमौसम एकदम मौसम में ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि किसान चिंतित हो जाता है, कृषि नीति में विचार उपरांत
परिवर्तन की आवश्यकता है और खासतौर से इंश्योरेंस पॉलिसी में। और मैं समझता हूं कि आज इसकी महत्व आवश्यकता है और उस दिशा में विचार भी हो रहा है। बिल्कुल बिसेन जी, आपने सही कहा। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक है शैलेंद्र पटेल जी। शैलेंद्र पटेल जी, इस समय आप विपक्ष में हैं, बहुत बड़ी आपकी भी भूमिका है पार्टी लाइन से हट के। जिस तरह आपके नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम व्यापम मुद्दा छोड़ देंगे, आप कितना इसको कितना सही मानते हैं? बात मुद्दे की नहीं है, बात परेशानी की है। जब प्रदेश में जो हमारा अन्नदाता किसान है, जब वो परेशान है तो ये बड़ी वाजिब बात है कि सारा, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सभी को एक चिंता सभी को आती है। लेकिन बात यह है कि पिछले कई वर्षों से, जैसा कि आप बता रहे हैं, पिछले 3-4 वर्षों से लगातार किसान इस परेशानी से जूझ रहा है। और अभी कृषि मंत्री भी कह रहे थे कि अभी इस बारे में हमें सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा एक सीधा सा आपके चैनल के माध्यम से सवाल है कि अभी तक हमने क्या किया? लगातार 11 वर्षों से 12वां वर्ष आ गया है इस सरकार को, इस प्रदेश के अंदर, और बदलती हुई कृषि में प्रदेश ने किया है, इस और हमें सोचने की जरूरत है। क्या हमने क्रॉपिंग पैटर्न बदले? क्या हमने पिछले 3 वर्षों से जो मार्च के अंदर जो ओले आ रहे हैं, क्या हमने फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 अलग अलग महीनों में हमने हमारी फसल तैयार होकर आए, ऐसा कोई प्रयास किया है? या जो मुख्यमंत्री जी ने पिछली विधानसभा के सत्र के दौरान कहा था, जब ओले गिरे थे, कि ये ओले धरती के ऊपर नहीं, मेरी छाती के ऊपर गिरे हैं और मैं किसानों का बिजली के बिल माफ करूंगा, ऋण वसूली रोकी जाएगी, क्या पिछले वर्ष वो सब कुछ रोका गया? इस बारे में विचार करने की जरूरत है। नहीं पटेल जी, यहाँ तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें मुख्यमंत्री चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, इसमें प्राकृतिक आपदा में क्या कर सकते हैं? मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जब कांग्रेस का शासन था, उस समय जो मुआवजा दिया जाता था, उसमें और अब में हमें लगता है बहुत अंतर आ गया है। हमारे साथ वाजपेयी जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके समय में अगर इस तरह आपदा होती तो क्या मतलब था? समय के साथ चीजों में बदलाव होता है। निश्चित रूप से जो प्राकृतिक प्रकोप है, ये पिछले 8-10 सालों में ना जाने क्यों, ये सरकार जब से आई है, जब से प्राकृतिक आपदा भी ज्यादा आ रही है। अब इसको आप विडंबना ही कहेंगे इस प्रदेश की, कि इस सरकार के आने के बाद लगातार किसान कहीं न कहीं ओलों से, कभी पालों से, कभी ज्यादा बारिश से, कभी कम बारिश से परेशान हो रहा है। और जब लगातार परेशान हो रहा है तो मुआवजे की दरकिनार होती है। मेरा कहने का आशय यह था कि जो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी पिछले वर्ष ओले के बाद में, कि हम किसानों के बिजली बिल की वसूली को रोकेंगे, उनकी ऋण वसूली को हम रोकेंगे और उनको फौरी राहत देंगे। क्योंकि इसमें जो किसान होता है, एक तरफ तो प्रकृति के ऊपर आश्रित रहता है कि प्रकृति का प्रकोप उसके ऊपर नहीं हो, प्रकृति उसकी खेती में उसको सपोर्ट करे और अच्छी बारिश हो, अच्छा मौसम हो। दूसरी ओर वो सरकार की तरफ अच्छे खाद, अच्छे बीज और अच्छी नीतियों की ओर देखता है कि सरकार अच्छी खाद, अच्छे बीज और अच्छी नीति और अच्छी तकनीक उसे प्रदान करे, अच्छे भाव उसको, उसकी फसलों को मिले, इस और वो सरकार की ओर पटेल जी, संभवतः अच्छी तकनीक होगी, इसी कारण तीसरी बार कृषि कर्मण अवार्ड यहाँ के मुख्यमंत्री को मिला। हम हितेश जी से भी जानेंगे, लेकिन हम एक सवाल और बिसेन जी से करना चाहेंगे कि बारिश ओलों ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। बिसेन जी ने, कुछ उपज निकलेगी तो कुछ दागी हो जाएंगे। ऐसे में क्या दागी उपज को सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रयास करेगी या खरीदेगी? देखिए, थोड़ा बहुत जो कलर शाइनिंग कम होती है उसको तो हम खरीदते ही हैं। और मुझे लगता है कि जैसी बरसात, जैसे आज बालाघाट में मौसम खुला है, यही हालात मध्य प्रदेश के रहे तो खड़ी फसल सूख जाएगी और हम उसको जो सपोर्ट प्राइस पे खरीदते हैं, हमारे जो उपार्जन केंद्र है उसके माध्यम से क्रय करेंगे। बिसेन जी, हमारा आपसे आखिरी सवाल है, आपके पास समय कम है। आपने पहले भी कहा था कि कागजों में आगे और हकीकत में क्या पिछड़ते जा रहे हैं किसान? अब खेती भगवान भरोसे है, किसान पिछड़ रहा है ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के किसान ने तो कृषि की पैदावार बढ़ा करके हिंदुस्तान में नंबर 1 का स्थान अपना प्राप्त किया और तीसरी बार लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। कृषि का विकास दर लगातार मध्य प्रदेश का बढ़ते जा रहा है और हमने पिछले वर्ष भी 20% से अधिक कृषि विकास दर को अर्जित करने की ओर हम आगे बढ़े। लेकिन अब जो चीज अपने हाथ में नहीं है, एक तो से ईश्वरीय प्रकोप है, उस पर मैं ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। बिल्कुल बिसेन जी, आपने पहले ही कहा था कि हमारे पास समय कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस चर्चा में आप शामिल हुए। डॉक्टर हितेश जी, आपसे मेरा सवाल है,
हमने मंत्री जी से आपके कई सवाल किए, लेकिन पूरी तरह से सफगोई से वो टाल गए। न कृषि नीति में परिवर्तन करने की उन्होंने ढंग से बात की, उन्होंने कृषि करण अवार्ड की भी तो तारीफ की, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा कि जो वसूली होनी है किसानों की वो हम माफ करेंगे या नहीं। देखिए त्रिपाठी जी, आपने बहुत संवेदनशील विषय को आज उठाया है और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि लगभग पिछले 5 वर्षों से लगातार ये जो फसल है गेहूं की या ये जो चने की फसल है, रबी की फसल है, ये एक बड़े नुकसान में जा रही है और बहुत बड़ी संख्या में किसान इससे अफेक्टेड होते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। और एक बात और इसके पीछे है कि यही रबी की फसल एकमात्र फसल है जो हम कह सकते हैं कि किसान की स्पाइनल कॉलम है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, जिसकी दम पर वो साल भर खड़े रहता है। शैलेंद्र जी 3 क्रॉप सिस्टम की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत कम किसान ऐसे दिखाई देते हैं जो बेचारे 3 क्रॉप सिस्टम में भाग भी ले पाते हैं। वो सारा साल इंतजार इस गेहूं की फसल का करते हैं क्योंकि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है। इसमें अच्छे किस्म के ऐसे बीज आ गए हैं जो प्रति एकड़ पैदावार ज़्यादा देते हैं। इसमें खाद की उपलब्धता हमारे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन सरकार उपलब्ध कराती है। सिंचाई को लेकर सब्सिडी दी जाती है और ये सब करने के बाद जब उसकी फसल तैयार हो जाती है और जब कटने का समय आता है तो हम लगातार देख रहे हैं ओला और पाला की वजह से ये फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये प्राकृतिक आपदा वाकई में दुखों का एक बहुत बड़ा कारण है और प्राकृतिक आपदा सरकार की सीमाओं से बाहर है। सरकार का काम मुख्य रूप से ये है कि पिछले 2.5 वर्षों से जैसे मुझे ध्यान आ रहा है कि हमने कभी भी इस बात पर जोर नहीं दिया कि बिजली के बिलों की वसूली की जाए, बल्कि उल्टा बिजली के बिलों में राहत दी गई, सब्सिडी दी गई, उनको छोड़ा गया है। ये हमारे संज्ञान में है, ये सरकार कर सकती है। उसके बाद मुआवजा वितरण ठीक से हो जाए, जल्दी से उसका। अच्छा, मुआवजा भी क्या होता है त्रिपाठी जी? लागत का आधार होता है। तो जिस एक फसल पर उसका साल भर की इकोनॉमी टिकी है, उसमें यदि मुआवजा वितरण हो भी जाएगा जो बिल्कुल आपने जैसा है, बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा जैसा होगा वो। ये मुआवजे में सुधार हम कहेंगे सरकार ने किया, बिल्कुल किया। जब शैलेंद्र जी की सरकार थी तो 2550 रुपए होता था, जो हजारों में आ गया है। तो ठीक है, उसमें सुधार हुआ है, मैं उसको राजनीति में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन सुधार के बावजूद भी आखिर हुआ क्या है? हम उसको उसकी लागत देने का प्रयास करते हैं कि उसको घाटा नहीं हो। फिर उसके बाद एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति पिछली 3 जनरेशन में क्रिएट हुई है। एक किसान है जिसके पास 10 एकड़ भूमि है, उसका बेटा, 2 बेटे हैं, तो किसान और 2 बेटे तीनों मिलकर अब वो उस 10 एकड़ को जोत रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति जो एकड़ है वो धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा है। जैसे ही दूसरी और तीसरी जनरेशन में वो जाता है, वो 10 एकड़ प्रति व्यक्ति जाकर 1 एकड़ हो जाती है, यानी कि वो दिन पर दिन गरीब हो रहा है। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो कृषि को लेकर जो अप्रोच है, तो एक और जहां हम उन्नत किस्में, बीज सब दे रहे हैं जिससे प्रति एकड़ पैदावार बढ़ रही है, वहीं पर उल्टा प्रति एकड़ उस पैदावार पर पनपने वाले या जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो प्रति व्यक्ति आय जो किसान की होती है वो कम हो रही है। इसीलिए किसान को जब आप देखेंगे तो वो गरीब हो रहा है, जबकि हम पैदावार बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल वही था आपसे कि किसान लगातार गरीब होता जा रहा है, उसका कारण ही मैं बता रहा हूं। प्राकृतिक आपदा इस तरह, ये आपने देखा होगा, इसमें 2-3 काम करने होंगे। मैं बहुत जल्दी बोलना चाहूंगा। एक, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होना ग्रामीण इकोनॉमी का बहुत जरूरी है, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, जिससे वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उपक्रम लगाए जाएं जिसमें लोगों को रोजगार मिले। तो जिस किसान के 3 बेटे हैं तो उसके 2 बेटे जाकर वो फैक्ट्री में काम करे और 1 बेटा जो है खेत पे काम करे, तो वो 10 एकड़ में परिवार पाल सकता है। दूसरी बात, हमको ट्रेडिशनल क्रॉप से शिफ्ट होना पड़ेगा कमर्शियल क्रॉप्स की ओर, चाहे वेयर हाउसिंग की, चाहे ग्रीन हाउस की बात हो, पॉली हाउस की बात हो। त्रिपाठी जी, अभी ये सपना है किसान का, क्योंकि छोटी जोत का किसान तो सोच ही नहीं पाता है कि उसको ये सब करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, बिना सरकार की मदद से वो नहीं चेंज कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है। आप ग्रीन हाउस की बात कर रहे हैं, कैसे हो जा सकता है? उसमें त्रिपाठी जी 80% तक सब्सिडी है, लेकिन इस परिवर्तन को लाने में वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, और मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा भागीरथी प्रयास लगेगा, जिसकी मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को आवश्यकता है, जहां पर 72% लोग आज भी इस प्राइमरी इकोनॉमी में जीवन यापन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं
कि और बहुत सारे प्रयासों की आवश्यकता है। बिसेन साहब ने भी इस बात को कहा है। मैं कटारे जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस विषम परिस्थिति में किसान के साथ खड़े होना मुझे लगता है जाना मुनासिब समझा, और शायद यह बात उसको संबल देगी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सुधारों की दोनों तरफ से किसान की अप्रोच में, खेती को लेकर और सरकार की ग्रामीण इकोनॉमी को लेकर अप्रोच। डॉक्टर साहब, मौजूदा परिस्थिति में हम आपसे जानेंगे कि क्या बिजली बिल माफ या जो कर्ज जो लिया है किसान ने खाद बीज के लिए वो माफ करेंगे, लेकिन हम इसका उत्तर आपसे बात लेंगे। लेकिन हम अग्निहोत्री से जाना चाहेंगे। अग्निहोत्री जी, क्या ये जो बेमौसम बारिश है ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है क्या? जी त्रिपाठी जी, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि ये जो पिछले 3, 4, 5 साल से जो आप देख रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है। और पिछले साल भी आपने देखा होगा कि फसलों को इसी तरह, रबी की फसल खासतौर से इसी तरह से तबाह हुई थी। होता यह है कि जब ओले गिरते हैं और फसल आड़ी हो जाती है तो उसका दाना जो है खेत में ही बिखर जाता है। मेरे ख्याल से 70 से 80% दाना बिखर जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है, मेरी जिन कृषि विशेषज्ञों से बात हुई, कि यदि उसके बाद तुरंत धूप निकल आए 2-3 दिन 4 दिन बाद तो वो फसल फिर से खड़ी हो जाती है। लेकिन उतने परसेंट नहीं खड़ी होती। उतने परसेंट नहीं खड़ी होती। 3-4 दिन डैम्प वेदर रहता है तो जो गिरा है वो अंकुरित हो जाता है। जहाँ तक कुदरती ये जो प्राकृतिक आपदा की बात है, ये तो किसी सरकार के बस में नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये आपदा आती है और उसके बाद जो कार्यवाही करनी होती है वो सरकार के हाथ में होती है। और सरकार को बहुत जल्दी सर्वेक्षण और ये सारी चीज़ें पूरी करके केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए, जो वो भेजेगी मुझे लगता है। और जितने जल्दी हो सके केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की सहायता करे, मदद करे किसानों की, ताकि ये जो अन्नदाता जो खेती को लाभ का धंधा बनाना हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं उसको पूरी तरह से उनको पूरा, आपने कहा कि मुआवजा तो पूरी तरह नहीं मिलता, लेकिन जितनी भी मदद हो सकती है उस किसान की मदद की जानी चाहिए। त्रिपाठी जी, एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा त्रिपाठी जी। और एक हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र, जो आपने मूल सवाल किया था ग्लोबल वार्मिंग का, शहर में देखिए साहब, इस मौसम में जब बरसात होती है तो शहर का आदमी बोलता है मौसम रूमानी हो गया, वो देखने गाड़ियों से निकलता है। लेकिन ये शहर के लोगों की ही कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति एक संवेदनशीलता का अभाव होता है, जिस वजह से आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं जो गाँव के व्यक्ति के लिए, किसान के लिए तो उसका साल भर का जीवन जो होता है वो लुट जाता है। मैंने कई ग्रुप्स में इस बात को देखा, मेरे मित्र डॉक्टर्स हैं, जब मैंने उनको ये बात बताई तो उन्हें तो शायद इस बात का एहसास भी नहीं है। फिर उनका यही सवाल था कि हम इसको कैसे रोकें। तब शायद मुझे लगता है आप जो उपाय बता रहे हैं कि ये जो शिफ्ट ऑफ वेदर है या किसी प्रकार का ये जो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम में, मुझे लगता है इस पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हैबिटेट का है, उनकी आदतों का है, उस पर ध्यान देना चाहिए। 1-2 दिन तो एंजॉय करते हैं, उसके बाद वो भी परेशान होते हैं। और परेशान होना सा और बर्बाद हो जाने में अंतर है। बर्बाद होने दोनों बहुत अंतर है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक पटेल जी, हम उनसे, पटेल जी, आपकी पार्टी लाइन से हट के क्या करेगी? अभी जैसे कटारे जी ने कहा हम व्यापम मुद्दा ही नहीं उठाएंगे, आप कितना सहमत हैं इस व्यापम मुद्दे को ना उठाने को लेकर? व्यापम एक अलग मुद्दा है जो इस प्रदेश के अंदर युवा बेरोजगारों के साथ एक जाती हुई है, लेकिन आज किसानों की बात है। आप कितना पार्टी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि पार्टी लेवल पे जो किसानों को पिछले कई बार हमने देखा, मैं राजनीति से हटके बात कर रहा हूँ, कई बार उचित लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला है जो सरकार देती है। और जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा कि मुआवजा होता क्या है, उठ के मुंह में जीरे के समान होता है। मैं खुद किसान हूं और बहुत नजदीक से जिस क्षेत्र से आता हूं, पूरा किसानी खेती से डिपेंडेंट क्षेत्र है, शावर क्षेत्र। और जो सबसे बड़ी बात होती है पैदावार की कमी, ओले गिरने के अलावा, और जो हमारे यहाँ शरबती सीहोर जिले में होता है, उस सीहोर जिले का शरबती की चमक खत्म हो जाती है। और पिछले बार जब ओला गिरा, वो गेहूं की कीमत ही किसान को नहीं मिल पाई, और मिनिमम परचेज प्राइस में जो उसने बेचा वही उस शरबती की जो 3,500 और 3,000 रुपए कुंटल का था, वो 1,400 और 1,500 रुपए कुंटल में जाकर बिका। तो 2 तरह से नुकसान होता है, एक तो उसकी कीमत नहीं मिलती है, उसकी पैदावार घट जाती है, और उसके निकालने की कीमत भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो गेहूं गीला हो जाता है उसको थ्रेसिंग करना है, उठाना, और उसकी मेहनत भी डबल हो जाती है। कुल मिलाकर किसान जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो कई तरह की परेशानियों में वो घिर जाता है, और जो वो एक सपने संजोए रहता है कि अब मेरी फसल आने वाली है, मेरे जेब में कुछ पैसे आने वाले हैं, वो थाली प्रति थाली एकदम से अचानक चली जाती है। इसमें किसी का दोष नहीं होता, प्रकृति का दोष है, हम मानते हैं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सरकार को, जो मैं बात कह रहा था स्टार्टिंग में, कि हमें आज इस तरह की फसलें पैदा करनी होगी रबी सीजन में, मैं तीसरी फसल की बात नहीं कर रहा हूँ, थर्ड क्रॉप की, कि जो अलग अलग समय पे हमारे पास में आए। कुछ मेरी पटेल जी, मैं रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा यहाँ सवाल पूरक प्रश्न है हमारा। आपने कहा 3
फसल की बात कर रहे हैं। कई जगह आपके क्षेत्र में हो सकता है जहां से आप आते हैं, मैं बता दूं बघेलखंड और बुंदेलखंड के ऐसे इलाके हैं जहां एक फसल लेना मुश्किल है। मेरी बात ही आप नहीं समझ पाए। असल में वाजपेयी जी भी मेरी बात नहीं समझ पाए। मैं तीसरी क्रॉप की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं रबी फसल की वो क्रॉपिंग पैटर्न की बात कर रहा हूं कि हमारी जो फसल आए वो जनरली मार्च और अप्रैल में पक कर आती है। 15 मार्च के आसपास से लेकर 15 अप्रैल के बीच में हमारी फसलें पक के आती हैं। मैं बात कर रहा हूं कि हम ऐसी फसलें पैदा करें जो कुछ फरवरी में आ जाए, कुछ मार्च में आ जाए, कुछ अप्रैल में आ जाए, 3 महीनों में आएगी, तो लगभग 30% फसलें हमारे अलग अलग महीने में आएगी। और जब वो आएगी तो नुकसान जो एक तरीके से इस फसल के ऊपर होगा वो नुकसान बटेगा और किसानों को कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलेगी। देखा, एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। अब देखा यह गया है कि अभी भी हम उसी धर्रे साई पे चल रहे हैं। जो हमारी क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें हमने बदलाव नहीं ला पाए। हम वो वेराइटीज नहीं ला पाए कि जो अर्ली वेराइटी, मीडियम वेराइटीज और उसके बाद में लॉन्ग टर्म वेराइटीज को हम जब लेंगे तो निश्चित रूप से फसलें हमारे बीच में अलग अलग समय आएगी। और इस तरह की प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो उस समय किसान बिल्कुल सही। पटेल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 12 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई बदलाव नहीं ला पाई, लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो 50 साल आपका शासन था। हम एक नजर आप लोगों को दिखाते हैं कि अन्नदाता के सिर पर जो बर्बादी के ओले पड़े हैं वो कहां कहां किस तरह पड़े हैं और कितना नुकसान हुआ है। ग्वालियर में एक दिन में 58.2 मिलीमीटर बारिश व ओलावृष्टि से ग्वालियर जिला, डबरा, भितरवार और चिनौर क्षेत्र में 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई। जबलपुर जिले के 70% गांवों में अधिकतर फसलें बारिश और ओले की वजह से खेतों में बिछ गईं। राजगढ़ क्षेत्र में रविवार को 150 से ज्यादा गांवों में ओले गिरे। जिले में 2 दिन में 400 गांवों में ओले गिरे। करीब 70% फसल खेतों में बिछ गई। रतलाम के जावरा, समीर, आलोट में करीब 21,000 हेक्टेयर में फसल बर्बाद हो गई। मुरैना जिले में 1.25 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल चौपट, 500 से ज्यादा गाय, भेड़, बकरियों की मौत हो गई। विदिशा जिले के तिनस्याई, बिछिया, नहरियाई समेत कई गांवों में फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब बात करते हैं क्षेत्रवार पड़े ओलों में, तो मध्य में विदिशा, अशोकनगर, राजगढ़, खिलचीपुर और सीहोर जिले में ओले गिरे। विंध्य क्षेत्र में सतना, रीवा, पन्ना, जबलपुर, गुना, पवई। मालवा क्षेत्र में आगर, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच। ग्वालियर में भिंड, शिवपुरी, डबरा और मुरैना। तो मैंने आपको दिखाई ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, शायद ही प्रदेश का कोई हिस्सा इससे वंचित रहा हो इस आपदा से। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल है, उसके बाद हमारा वक्त हो चला है छोटे से का, हमारा सवाल है कि आज ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने क्या किया 50 साल में, क्या नहीं किया इन 12 सालों में। मैं ये मानता हूं कि जो मुआवजे की राशि है वो आपके समय में ज्यादा बढ़ी है, लेकिन आज क्या आपको नहीं लगता है कि समर्थन मूल्य जो आज किसान आप 1500, 1200 इसके लिए लड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में जिस तरह कटारे जी ने भी कहा कि कहीं से भी फंड इकट्ठा हो, जिस तरह से भी इकट्ठा हो, वो मुआवजा राशि बढ़ा दी जाए और जो समर्थन मूल्य पर जो खरीदी होगी उसका भी मूल्य बढ़ा दिया जाए। क्या आप प्रयास करेंगे इसके लिए? देखिए त्रिपाठी, आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात है और मैं समझ रहा हूँ बिसेन साहब तक यदि ये बातें सब पहुंच रही होंगी तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। आपने जो बात कही है बिजली के बिलों की माफी के लिए, मुझे उम्मीद है पूरी की सरकार इस ओर ध्यान देगी, जो एक मुझसे सीधी मदद होती है। वहीं दूसरी ओर प्रति हेक्टेयर यदि किसी किस्म से हम मुआवजे के अतिरिक्त राशि दे सकते हैं तो वो सीधी उसकी लागत में उसकी मदद करती है। जो उसका 50 से 100 किलो के बीच में जो बीज लगा है उसको कई बार उसमें राहत मिल जाती है। तो मुझे लगता है प्रति हेक्टेयर एक राशि का भी व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही साथ जो फसल समर्थन मूल्य की, जहां तक आपने बात करी, समर्थन मूल्य को लेकर देश की एक अपनी एक पद्धति है जिसके आधार पर देश चलता है और उसके लिए एक कमिटी बनी हुई है, वो उसका विषय हो जाता है। लेकिन राज्य जो है, आपने तीसरा विषय जो उठाया है कि जो ब्याज दिया जाता है, उस जो कर्ज दिया जाता है उसके ब्याज का विषय हो, उसके मूलधन वापसी का विषय हो, उसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को इस विषय में ट्वीट भी करते हुए देखा है, तो मैं आश्वासन दिला सकता हम उन तक ये बातें सब पहुंचाएंगे कि ये जितने भी एक SOS मैनेजमेंट होते हैं ये सब सरकार त्रिपाठी जी करेगी ही।
लेकिन कहीं ना कहीं जो शैलेंद्र जी ने बात करी है, मैं फिर उसकी तरफ आना चाहूंगा कि सरकारों को चाहिए, सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं उनको चाहिए कि हम जितना क्रॉप पैटर्न चेंज कर सकते हैं जिससे कि हम बार बार इन सिचुएशन में लैंड अप नहीं करें। और जो शैलेंद्र जी ने बात करी उसमें जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं जो क्वार्टरली देती हैं, जो 3 महीने 4 महीने में जो फसल देती है, हम उसकी ओर बढ़ सकते हैं। और फिर कैसे? जब तक उनके पास पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी तो नहीं हो सकता। उसके लिए आपने देखा होगा इरिगेशन के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि हमने कितना कैनाल वर्क किया है, कितनी भूमि को हम 7 लाख हेक्टेयर से 30 लाख हेक्टेयर तक सिंचित कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इस सब के अलावा क्रॉपिंग पैटर्न शैलेंद्र जी बोल रहे हैं वो बहुत जरूरी है और इसमें सरकार के साथ साथ किसानों के समूह बना बनाकर काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अलग अलग, क्योंकि बुंदेलखंड में वो पैटर्न अलग आएगा, मालवा में अलग आएगा, मध्य क्षेत्र में हमारे यहाँ अलग आएगा, जहां जिस प्रकार की मिट्टी है, ग्वालियर चंबल में अलग प्रकार का आएगा। तो साल भर इस पर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि ये किया एक दर्शक आपसे शाहजहांपुर से विष्णु परमार आपसे सीधे सवाल करना चाहते हैं। विष्णु जी अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल ये कि ओले के अलावा जो ये अभी प्राकृतिक आपदा आई उसमें पानी से हमारी फसलों को कम से कम 25 से 30% नुकसान पहुंचा। हाँ। दाना खराब हो गया, गेहूं गिर गया, प्याज के पत्ते टूट गए जी। तो मैं मुआवजे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो हम लोगों को बीमा कर रखा शासन ने, तो एक सर्वे करवा के और कम से कम हमें बीमे की राशि दिलवाई जाए। बिल्कुल सही सवाल आपने किया। हम डॉक्टर साहब से भी ये सवाल करेंगे, हमारे नेता कांग्रेस के नेता, उनसे भी हमें मुद्दा जरूर उठाएंगे कि जो बीमा राशि होती है, बीमा कंपनियां तो जब किसान कर्ज लेता है, जैसे अगर उसने 20,000 लिया तो एक निश्चित राशि उसकी कर्ज से काट ली जाती है डॉक्टर साहब, और 18,000 ही दिया जाता है और वो सीधे बीमा कंपनियों के पास चली जाती है। ऐसे में जब मुआवजे की बात आती है तो मुझे नहीं लगता है किसी भी, अगर हरदा की बात छोड़ दी जाए, कभी कमल पटेल ने संघर्ष करके दिलवाया था, उनको राशि ही नहीं मिलती है। और उसमें जो अधिकारियों की साठगांठ होती है पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, उसके कारण वो बीमा राशि, कंपनियां जो बीमा कंपनियां हैं वो किसानों को बीमा राशि नहीं उपलब्ध कराते हैं। हम अग्निहोत्री से आपसे जानना चाहेंगे इससे संक्षिप्त टिप्पणी बीमा राशि को लेकर, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं न जाइएगा, हम लौटेंगे और अग्निहोत्री से इसका उत्तर लेंगे। बीमा कंपनी बहुत बड़ी संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, मैदानी रीवा, योग्य उम्मीदवारों से प्राथमिक शिक्षक, स्नातक शिक्षक, खेलकूद प्रशिक्षक, संगीत व नृत्य प्रशिक्षक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रशिक्षक पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अंतिम तिथि 27 मार्च 2015। लिखित परीक्षा सभी पदों हेतु 28 मार्च 2015 को सुबह 9 बजे से, साक्षात्कार 29 मार्च 2015 को सुबह 9 बजे। अनिवार्य योग्यता की जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में फोन कर संपर्क कर सकते हैं। जो विरोधियों के चक्रव्यूह को भेदना चाहता है, जो राजनीति के कुरुक्षेत्र में कभी नहीं हारता, जो सियासत की शतरंज में चलता है सबसे बड़ी चाल, वही कहलाता है महाबली। बली बली हर शनिवार रात 8 बजे। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास चर्चा पर। आज चर्चा हो रही अन्नदाता पर आफत की। ब्रेक में जाने से पहले हमें अग्निहोत्री से जानना चाहे थे कि जो बीमा कंपनियों का मकड़ जाल है
उसमें किस तरह कांग्रेस किसान उलझता है। लेकिन हमारे साथ एक मंदसौर से दर्शक हैं, उनसे हम अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जसवंत जी अपना सवाल करें। त्रिपाठी जी, मेरा कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम चक्र में परिवर्तन हो रहा है जी। पिछले 2 वर्षों से वर्ष भर बारिश हो रही है जी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों को फसल बीमा तत्काल दिलाया जाए तथा एक ओला पीड़ित आपदा फंड बनाकर किसानों को तुरंत राशि उपलब्ध कराई जाए। बिल्कुल सही है। हमारे साथ सर्वे वगैरह के नाटक नौटंकी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टी लाइन पे नाटक नौटंकी नहीं करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम उनसे इसका उत्तर लेंगे। लेकिन अग्निहोत्री जी, हम आप ये जो बीमा कंपनियों का मकर जाल है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, असली अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें भी ये निकल करके आया कि बीमे के प्रीमियम तो किसान से ले लिया जाता है, लेकिन जब उसको सीधा लाभ पहुंचाने की बात होती है फसल बीमा की, तो उसको नहीं राज्य को पैसा दिया जाता है कंपनियों द्वारा, और इस तरह से वो उलझ के रह जाता है। देखने में आया कि जैसे 20,000 का लोन लिया आपने बताया, तो उसमें 18,000 ही उसको मिलता है, बाकी सीधा प्रीमियम में चला जाता है। देखने वाली बात है कि जब ऐसे बीमा कंपनियों से जिस प्रकार से समझौते किए जाते हैं, तो उनको कम से कम ये इस तरह का कोई होना चाहिए कि सीधा किसान को लाभ मिले, व्यक्तिगत रूप से लाभ मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, आपकी सरकार है, प्राकृतिक आपदा पे ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, ना विपक्ष कुछ कर सकता है। एक जो कृत्रिम आपदा लाई जाती है किसानों पे, पहली बात तो ये कि जो बीमा होता है वो नाम के साथ होता है, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है वो सामूहिक हो जाती है। यानी जिस गांव में जिस व्यक्ति ने कर्जा लिया, जिस किसान ने कर्ज लिया, उसका तो बीमा हो गया, लेकिन जिसने कर्ज नहीं लिया उसका बीमा नहीं हुआ। ऐसे में जो नियम है उसके तहत पूरे गांव में अगर फसल बर्बाद हुई है तो ही उसको बीमा मिलेगा, जो बीमा राशि मिलेगी। तो ऐसे में जिसने बीमा कराया है उसका भी चलता हो गया। देखिए, इसको आप ठीक कराने का प्रयास करेंगे क्या? बिल्कुल, और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए भाग्य की बात है कि देश में हमारी सरकार आई है, मेजॉरिटी से आई है, और जो एक सब समूह बनाया गया, उप समूह बनाया गया मुख्यमंत्रियों का, हमारे लिए भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ही नीति आयोग में उसके अध्यक्ष बने हैं। और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ही हैं जिन्होंने सड़क पर इस लड़ाई को लड़के ओला पाला को प्राकृतिक आपदा में शामिल किया। नहीं तो 50 साल तो प्राकृतिक आपदा में ओला पाला शामिल ही नहीं था। अगेन, मैं इसको पॉलिटिक्स की तरफ नहीं ले जाना चाहता, मैं केवल ये बात बताना चाहता हूँ कि वो किसान हैं, वो जितनी बातें आप कर रहे हैं इसको समझते हैं। उन्होंने ही इस बात को भी उठाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि फसल बीमा योजना में, अग्निहोत्री जी आपको भी ध्यान होगा, हमारा ये बिंदु था कि उसमें सुधार किया जाना चाहिए। वहां पर इकाई जो है वो खेत होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा विषय है। जब फसल बीमा योजना, जो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना है, उसमें उसकी कार्मिक इकाई, फिजियोलॉजिकल यूनिट यानी फार्म होगा, खेत होगा, प्रति हेक्टेयर होगा, तो मुझे लगता है आपके सारी बातों का समाधान मिलेगा। जैसे पटवारी हल्का इकाई करवाया, एग्रीड, बहुत सारे सुधार उसमें कराए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के खुद के किसान होने से क्या है, जो बातें हम स्टूडियो में कर रहे हैं त्रिपाठी जी, या जो हम पढ़ के करते हैं, डॉक्टर साहब, हम आपको थोड़ा रोकना चाहिए। खुरई से हमारे साथ दर्शक हैं सौभाग्य, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। सौभाग्य जी, अपना सवाल करें। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी, 27 फरवरी 2014 महाशिवरात्रि पर ओलावृष्टि हुई थी जी। जानकारी नहीं दीजिए, आप सवाल करिए। हाँ, सवाल ही कर रहा हूँ। 27 फरवरी 2014 महाशिवरात्रि को ओलावृष्टि हुई थी सागर जिले में, क्योंकि आज 13 महीने हो चुके हैं, किसानों को बीमा नहीं मिला। बिल्कुल सही कहा। ये आप डॉक्टर साहब के आपने बिल्कुल उसमें ध्यान मिलाए। हमारे साथ एक और खुरई से ही दर्शक है, ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद जी, अपना सवाल करें। सवाल कर रहा हूँ कि आज हम लोग 7 साल से, ब्रह्मानंद जी, हमारा आपसे अनुरोध है, ब्रह्मानंद जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि अपना टीवी सेट का वॉल्यूम जो है वो धीमा कर दीजिए। जी, मैं प्रेम नारायण बोल रहा हूँ। जी जी, प्रेम नारायण जी। जी, मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं 7 साल से किसान संघ से यही से लड़ाई लड़ रहा हूँ कि बीमा पॉलिसी के में संशोधन होना चाहिए, और इसके लिए खेत इकाई होना चाहिए, और बीमा मिलने की समय सीमा कैसे होना चाहिए। बहुत सही सवाल करा। हमारे साथ शाजापुर से एक और दर्शक हैं, हेमंत। हेमंत जी, अपना सवाल करें। हम तीनों दर्शकों का उत्तर अपने मेहमानों से तुरंत लेंगे। हेमंत जी, सवाल करें।
सर मेरा सवाल ये है कि जब ये बीमे की बात आती है तो उसमें पर्टिकुलर गांव को नहीं जोड़ के तहसील को इकाई मानते, अगर पूरी तहसील में नुकसान हुआ तो ही हमें बीमा मिलेगा। बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि एक तहसील में 350 गाँव है तो 350 में ही ओले गिरे तब हमें बीमा मिले। जिस किसान का नुकसान हुआ है उसको बीमा मिलना चाहिए सर। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ एक और दतिया से राजू हैं। राजू जी अपना सवाल करें। हम 4 दर्शकों का एक साथ उत्तर लेंगे, उसके बाद नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे खुद मेहमान भूल जाएंगे किसने क्या सवाल किया। राजू जी सवाल करें। त्रिपाठी जी, लगभग 9-10 साल से तकरीबन हमारे यहाँ आपदा दर आपदा आ रही है और ये आपदा बढ़ती ही जाती है। हमारा किसान टूट चुका है, परेशान हो चुका है। आखिर क्या कारण है कि हमारे ही प्रदेश में ये 9-10 साल से आपदा आ रही है? अब क्या कोई प्रदेश में हमारी ये काली शक्ति बैठी है जैसे प्राकृतिक विरोध कर रही है इसका तो वाकई में सही में इसको एक तरह से बहुत चिंतनीय पहलू है ये कि हमारे प्रदेश में ही जो आ रही है, पूरे देश भर काफी राज्यों में है। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे इसके पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि प्राकृतिक आपदा ओलों की बात कर रहे थे। 3-4 चीजों पर बोलना चाहता हूँ। नहीं वही डॉक्टर साहब, हमारा तब तक हमारे साथ दर्शक नहीं जुड़े, लेकिन जैसे ही बीमा फसल बीमा की बात आई अचानक बाढ़ आ गई। सारे दर्शक अपने अपने सवाल करना चाह रहे हैं। माने अन्नदाताओं के सामने सबसे बड़ा जो गुस्सा है, सबसे ज्यादा जो व्यवस्था के खिलाफ जो बात की जा रही है वो बीमा को लेकर है, फसल बीमा को लेकर के। इसको ठीक करने का आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मुझे लगता है आपने अभी सुना होगा 22 मार्च को, जहां तक मुझे ध्यान है, एक मन की बात किसानों को लेकर प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। ऐसी घोषणा हुई है, जहां तक मेरी स्मृति मुझे याद दिलाती है, ठीक है। तो उस दिशा की ओर यह सरकार बढ़ रही है और बहुत अच्छी बात करी त्रिपाठी जी। आपके जितने दर्शक हैं जो किसान हैं, उनने जितने सुझाव दिए हैं, उन सब सुझावों की ओर सरकार मेहनत से काम कर रही है। जिसमें राज्य निर्णय ले सकता है उसमें राज्य ले रहा है, जिसमें केंद्र, मैं आ रहा हूं उसी के ऊपर, जैसे कि गुस्सा नहीं है सर, 66 वर्षों में अंग्रेजों की चली आ रही है कि हमेशा एक हल्का या तहसील या जिले, एक जो ज्योग्राफिक एरिया है बड़ा, वो हम आमतौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया इकाई हुआ करता था। हमारी ये मांग है, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इस मांग को रखा, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि खेत इकाई होना चाहिए, कि जिस खेत में अफेक्टेड आदमी है उस खेत को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन ये इन प्रावधानों पर जो सुधार होना है वो सुधार, क्योंकि बीमा, फसल बीमा एक राष्ट्रीय योजना है जिसके तहत ये कार्य होता है, तो वहां पर लड़ाई ये लड़ी जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ओला पाला इसमें शामिल ही नहीं किया जाता था। शिवराज सिंह चौहान जी, आपको ध्यान हो, इन विषयों को लेकर जिसमें फसल बीमा योजना में भी सुधार के विषय थे, वो उपवास पर बैठे और उसके बाद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार करते हुए उसको शामिल किया। तो मुझे लगता है कि सुधारों का ये क्रम जब तक केंद्र में भी आपकी, राज्य में भी आपकी, तो ये जो बीमा वाली जो विसंगति है उसको तो तुरंत दूर हो जाना चाहिए। उस उप समूह के मुख्यमंत्रियों के अध्यक्ष हैं, तो मुझे लगता है हमारा वो ड्राफ्ट जो है अब उस ओर सरकार बढ़ेगी। और जो हमने केंद्रीय सुधारों की बात करी है, हमें लगता है कि वो बातें मजबूती से हमारी सुनी जाएंगी। हमारा जो भारतीय किसान संघ है, आपने सुना होगा, वह भी सजगता से इन्हीं सब मांगों को लेकर आगे बढ़ रहा है और एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत खेती को लेकर है। जैसे कि हमने 24 घंटे बिजली की बात करी किसानों के लिए कि उनको मिलना चाहिए, कम से कम 8 से 10 घंटे उनको सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है। इसलिए जब आप गाड़ी लेके निकलेंगे तो इस बार आपको डीजल के पंप सेट कम चलते दिखाई देंगे। वहीं पर मैं आपकी बात मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो ऋण लिया गया है उस पर ब्याज की बात हो, मूलधन की हो, उस पर भी मुख्यमंत्री जी ध्यान देंगे। हाँ, और बिजली के बिलों की बात हो, 2.5 साल से मुझे याद नहीं आता कि बिलों की कोई ड्राइव आपको ध्यान हो, त्रिपाठी जी बताइएगा, कि जिसमें हमने वसूली अभियान चलाओ। बहुत बड़ा रोकना चाहेंगे, बिजली के बिलों को लेकर के बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर दी, लंबी फेहरिस्त है। हमारे साथ कांग्रेस, लेकिन एक भी ड्राइव त्रिपाठी जी नहीं चली है मध्य प्रदेश में, ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं। ये बात मुख्यमंत्री जी कई बार बोल चुके हैं, सदन के पटल पे भी इस बात को बता चुके हैं। वो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं और उन्होंने इसका कंपनसेशन हमेशा बजट से किया है। इस बार भी जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कहीं ना कहीं प्रश्न के दायरे में आई तो उन्होंने कहा नहीं, 1300 करोड़ 1500 करोड़ इस बार भी किसानों के लिए आवंटित रहेगा। वो कैसे देना है ये मैं तय करूंगा। 1300-1400 बहुत सफिशिएंट नहीं। डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा, हमारे साथ पटेल जी हैं, कांग्रेस विधायक हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। हमारे आप पटेल जी, आपसे 2 सवाल हैं। एक तो आपने वाजपेयी जी को सुना, आप कितना सहमत हैं? दूसरा, जो ये बीमा वाली विसंगति है, फसल बीमा, ये आपके सरकार में भी रही है, लगातार चली आ रही, आज की नहीं है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही। तो ऐसे में जो व्यक्तिगत तौर पे बीमा होता है और राशि
सामूहिक तौर पर मिलती है। क्यों थी सर? उनकी रुचि रेवेन्यू में थी, उनकी रुचि कभी किसान का भला करने में नहीं रही। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, वही हम आपसे दोनों उत्तर जानना चाहेंगे। और प्रतिपक्ष के में होने के साथ मैंने प्रतिपक्ष की भूमिका क्या रहेगी किसानों के हित में? दो बातें हैं। पहली डॉक्टर वाजपेयी जी ने कही, तो मैं उनकी जो ज्ञान है थोड़ा सा उसको संशोधन करना चाहता हूँ। ओला हमेशा प्रकृति हमारा प्रकोप रहा है, पाला पहले नहीं हुआ करता था। ओला को हमेशा प्राकृतिक प्रकोप माना गया है। और जब 2009 के समथिंग में, मुझे जहाँ तक ख्याल आ रहा है, जब मध्य प्रदेश में पाला गिरा था, उसके बाद में पाला को भी हम मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पचौरीजीत है और शिवराज सिंह जी ने प्रयास किया, और दोनों के प्रयास से मनमोहन सिंह जी ने उस समय पाले को भी प्राकृतिक आपदा में लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा कहीं और पाला गिरता नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी में। पहली बात। दूसरी ज्ञान हो गया आगे। जो एक बात, दूसरी बात में आना, वाजपेयी जी को मैं बताना चाहता हूँ। मैं सीहोर जिले से आता हूँ और लगातार अभी कुर्की का बिजली विभाग के द्वारा वहां पर अभियान छेड़ा जा रहा है, और जब मार्च के महीने में जब फसल तैयार नहीं है उस समय कुर्की किसानों की जाएगी, तो पैसा लेकर कहां आएगा? मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो आप यहां पे आंकड़े दे रहे हैं उससे उलट जमीन की हकीकत है, क्योंकि जमीन पे जो आप मेरी बात, मैं आपको बिल्कुल डॉक्टर वाजपेयी जी, आपको मैंने कहीं नहीं टोका। आप जब बोले, मैंने आपकी बात पूरी ध्यान से, मैं भी आपकी बात, मैं पूरी बात सुनी है, मेरी बात कंप्लीट होने दें, उसके बाद आप कहिए। नहीं, आप नोटिस में लाइए, बस इतना कह रहा हूं। पॉलिटिक्स में नहीं, ये डिसीजन नहीं है। नहीं तो फिर क्यों हो रहा है? जब सीहोर जिला जो कि शिवराज सिंह अपवाद स्वरूप कहीं हो रहा है, उसको ठीक करेंगे। नहीं, सीहोर जिला जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, प्रकरण बताइए। प्रकरण कई है। अभी एक किसान का प्रकरण परसों मेरे पास में आया, उसकी भाई का बिजली का बिल था, और बिजली का बनाइए, आप आपको इसका क्रेडिट मिलेगा। पटेल जी, उसका बिल्कुल सही बात है, उसका नाम सहित आप बताएं हमारे साथ। आप लोगों को रोकेंगे, हमारे साथ एक दतिया से दर्शक है जो अपनी व्यथा, अमरीश अपनी व्यथा सुनाना चाह रहे हैं आप लोगों को। अमरीश जी, अपने बात कहिए। हाँ साहब, नमस्कार। हाँ, बात कहिए अपनी। पहले वाजपेयी जी को नमस्कार करना चाहता हूँ, हितेश जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ जी। दतिया में भी ओला इतना गिरा है कि लोगों को, किसानों को हाथ डालने की उसमें जरूरत नहीं है खेत में जी। और इतना जबरदस्त है कि लोग बात, विधायक सेवड़ा के खात्मे में था जी, तो गाड़ी के सामने, विधायक के सामने लेट गए लोग, हमें मारा, हमको मर गए। आप अपना सवाल करिए। सवाल ये है कि किसानों को लाभ मिलना चाहिए, बिजली के बिल माफ होना चाहिए, खाद पे भी उसमें जो है उसका ऋण का भी कन्वर्जन होना चाहिए 3 साल के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने। हितेश जी, हमारे साथ एक और दर्शक है दतिया से, जो राजकुमार, अपना सवाल करें, संक्षेप में सवाल करिए। जी 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 जी। अभी जो अमरीश जी की बात चल रही है जी, उसमें यही है कि जो लोगों के बिल, जो खाद के पैसे हैं जो सहकारिता के माध्यम से लिए हैं, उनको माफ होना ही चाहिए। दूसरा बात क्या है इसमें कि जैसे जो आपदा हो रही है हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन अब सेंटर में है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इससे लड़ने के लिए हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। किसानों को मिलके, वन विभाग से मिलके हमें पेड़ लगाना चाहिए अपने खेतों। बिल्कुल सही, आपका सजेशन बहुत अच्छा है। हमारे साथ ग्वालियर से एक और दर्शक है, हमीद। हमीद जी, अपना सवाल करें, हम सभी का उत्तर एक साथ अपने मेहमानों से लेंगे। हमीद जी, सवाल करें। लगता है हमीद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हम हितेश जी हम आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन पटेल जी कह रहे थे अपनी बात। एक लाइन कहना चाहता हूँ, मैं बिजली का बिल, खाद, बीज, जो बातें आपके दर्शकों ने कही, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। बस सीधी सी बात है। पटेल जी, आप कुछ कहने वाले? हम सरकार के सामने भी रखेंगे सर। मैं जो बात कह रहा था, जो बात आई थी कि ऐसा नहीं हो, लसूड़िया कांगर के राधेश्याम का बिजली का बिल का प्रकरण था, उसके भाई का था, लेकिन बिजली विभाग ने उसके भाई की मोटरसाइकिल उठा कर ले गए। यहाँ तक की चीजें, चलिए आप ये संज्ञान में लाए हैं डॉक्टर साहब, जरूर। अपवाद नहीं, पूरे जिले में डिजाइन नहीं है, पूरे जिले में कुर्की के आदेश है, नोटिस जारी हो रहे हैं आपके जिले में। पटेल जी, ये ठीक है, ये मुद्दा अभी उन्होंने मान लिया। मर्रा में वो सारी बातें आती हैं, तो कहने का मतलब ये है, पिछली बार भी सदन में, मैं ये नहीं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप ऐसे बिलों को रखिए और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री वो आपको विधायक होने के नाते सम्मान देते हुए उस पर कार्रवाई करेंगे। मेरी बात बोल रहा हूं आपसे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था, जब ओले पाले के ऊपर सदन में चर्चा हुई, कि हम बिजली के बिलों की वसूली रोकेंगे। क्या मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष बिजली के बिलों की वसूली रोकी गई? ये मेरा प्रश्न है। दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या ऋण की वसूली रोकी
गई जो आज तक नहीं रोकी गई? अगर नहीं रोकी गई तो अब फिर बात वो की जाती है, तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ अभी किया जाए वही कहा जाए। यह हमारा एक सवाल आपसे था कि प्रतिपक्ष में आप हैं, ऐसी स्थिति में आप इस समय सभी लोग ये बोल रहे हैं कि मिल के, एक दर्शक ने हमारे से कहा था कि नाटक नौटंकी नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में विपक्ष का क्या भूमिका रहेगी? विपक्ष की भूमिका तो पिछले सत्र के दौरान देख ही ली होगी कि सदन ही बीच में चला गया। जो हमारी भूमिका थी वही सदन किसने नहीं चलने दिया, ये आप सभी को मालूम है कि सदन किसने नहीं चलने दिया, टीवी के माध्यम से। और पहली बार मध्य प्रदेश में कोई बजट किस तरह से हुआ कि जहाँ विपक्ष की सुनी नहीं जा रही। और आप मेरे मित्र डॉक्टर वाजपेयी जी कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री सदन किसने नहीं चलने दिया, आप भली भांति जानते हैं। चलिए, सदन और इसकी बात आई है, राजनीति की बात आई है, तो हम अग्निहोत्री से इस थोड़ा गैर जिम्मेदार है विपक्ष, जरूर टिप्पणी लेंगे। अग्निहोत्री जी, आपने सारा सदन देखा, सारी स्थिति देखी, आपकी इसमें क्या टिप्पणी है? देखिए त्रिपाठी जी, 38 दिन का सदन था, 1 महीने 8 दिन का मतलब बजट सत्र था, लेकिन वो 7 दिनों में ही सिमट गया। आप देखिए कि क्या जिम्मेदारी है, क्या जवाबदारी है प्रदेश की जनता के साथ, किसानों के साथ, मजदूर के लिए, आम जनता के लिए। ये देखिए, जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है सदन चलाने की, उससे कहीं अधिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। लेकिन जो देखने में आया त्रिपाठी जी कि उतनी ही गैर जिम्मेदारी से सत्ता पक्ष ने भी काम लिया। आपने देखा होगा सत्ता पक्ष और मैं तो एक लाइन बस कहना चाहता हूँ, शैलेंद्र जी स्वयं विधायक हैं, जानते हैं, इनकी पार्टी ने सदन का पूरा उपयोग अखबार की हेडलाइन बनाने में किया। आप भी जानते हैं रोज किस प्रकार से हो रहा था, मैं नहीं उतरना चाहता वाजपेयी जी, लेकिन उसकी बजाय किसानों की चिंता की तरफ जाते बात कर रहे हैं, अन्नदाताओं और सदन चलता। हम बात कर रहे हैं अन्नदाताओं की जख्मों में मरहम लगाने की, इसमें मुद्दा और ये मरहम नहीं, जाएगा। ये तलवार लेके खून चाहते थे मुख्यमंत्री का, जो हमने नहीं होने दिया। नहीं तो क्या आप सदन नहीं चलने देंगे मुख्यमंत्री को बचाने के लिए? डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री को बचाने के लिए। आप दोनों लोग रोकना चाहेंगे? हमारे साथ सागर से एक दर्शक है। पार्टी जी, विशेष सत्र बुलाया गया था किसानों के लिए, जिसका बॉयकॉट किया इन्होंने। एक दिन का बॉयकॉट किया, ये इतिहास है विशेष सत्र का। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक है सागर से, देवेंद्र जी, अपना सवाल करें। चाहता हूँ कि पिछले 3 सालों से दोनों फसलें किसान की खराब हो रही, चना की भी और सोयाबीन की जी, लेकिन इस पे कोई ना तो समय पे बीमा मिलता है। यदि कर्मचारी को 1 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है तो वो दूसरे महीने हड़ताल करने लगता है, हल्ला करने लगता है, आप सदन में आवाज उठने लगती है। लेकिन सर, यहाँ 3 साल हो गए किसान को परेशान होते, आज तक 2-2 साल बीमा नहीं मिलता, 3-3 साल बीमा नहीं मिलता, समय पे यूरिया नहीं मिलता, बिजली बिल की। बिल्कुल सही, किसान हर संकट से जूझता रहता है, उसका कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। आपका कहना यह है कि कर्मचारी ये सब लोग अपना हक की लड़ाई लड़ते हैं वाजपेयी जी, लेकिन चूंकि किसान संगठित नहीं हो पाता, वो हड़ताल नहीं कर पाता, वो काम रोको प्रस्ताव ला सकता, इस कारण उसकी तरफ कोई नहीं ध्यान देता। कर दूं त्रिपाठी जी, विषय अभी गंभीर है, संवेदनशील है, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने सारी बातें पटल में रखी हैं कि सोयाबीन का जो मुआवजा था वो किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों, हमने पूरी सूची जारी करी, आपको ध्यान हो, क्योंकि चुनाव का समय था वो, आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा। तो ये विषय हम लोग इसका सामना कर चुके हैं और हमने पूरी सूचियां, जब कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, जो आपके दर्शक ने सवाल उठाया है, तो हमने जिलेवार सूचियां जारी करी थी कि किन किन को मुआवजा मिल गया। उसमें कांग्रेस के नेता भी थे जिनके खेत थे। तो मुझे लगता है कि फिर अगेन हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करें। चुनौतियों की बात मैं स्वीकार करता हूं कि कृषि क्षेत्र में खड़ा हुआ किसान आज भी चुनौतियों से जूझ रहा है, और मुआवजा और ये सब तो अभी तात्कालिक समाधान है, लेकिन वो खेती करता रहे और उसका परिवार उसमें चले। त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इसके लिए अभी बहुत सारे उपाय होना बाकी हैं, और मैं ऐसे हर उपाय का मेरी सरकार समर्थन करने को तैयार है, और जो भी उपाय बताया जाएगा बिल्कुल हम लोग उसका पालन करने के लिए करबद्ध हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। हम पटेल जी आपसे संक्षिप्त टिप्पणी जानना चाहेंगे इन सब चीजों से हट करके कि जो पूरे देश में जो रीढ़ है पूरे देश की, वो अन्नदाता है। उसके बाद अन्नदाता, आपको एक दर्शक ने सवाल भी किया कि कर्मचारी और बाकी जगहों पे तो लोग हड़ताल करते हैं, अपनी बातें मनवा लेते हैं, वेतन नहीं मिलता, इनके साथ क्या होना चाहिए? क्या किसानों का एक अलग से कोई विभाग बनना चाहिए जिसमें सिर्फ किसान और किसान की समस्याओं की बात हो, अलग से राहत कोष की बात होनी चाहिए, अलग से
करोड़ों में जिस तरह रक्षा विभाग का अन्य विभागों का बजट होता है, उस तरह किसानों के लिए एक अलग से बजट होना चाहिए। कृषि विभाग वाला बजट नहीं, एक अलग से जो राहत कोष बजट होता है जी, नहीं, एक राहत कोष का एक अलग से लंबा चौड़ा बजट होना चाहिए। पटेल जी, आपका क्या राय है? मेरा ये कहना है कि आज भी पूरे देश में 70% से अधिक आबादी खेती किसानी पर निर्भर करती है और मध्य प्रदेश के भी हालात लगभग वैसे ही हैं। और जो कृषि का बजट है, इस बार जो देश का बजट आया उसमें भी कृषि के बजट में कमी आई है। मेरा ये मानना है कि कृषि जो है वो एक विभाग से नहीं चलती है, उसमें बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायत विभाग और ऐसे अन्य कई बहुत सारे विभाग आते हैं, जब जाके खेती किसानी का काम होता है। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम जब देखते हैं, क्योंकि हमारा देश हमेशा खेती किसानी का देश रहा है, इसके लिए अब समय आ गया है कि हमें उसे खेती किसानी में हम ज्यादा विकास अगर चाहते हैं, किसानों की भलाई चाहते हैं, खेती करने वाले लोगों का भला चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक अलग नजरिए से और वो सारे प्रयास हमें करना चाहिए जिससे हम किसानों का उत्थान कर सकें। और जो आज एक मायूसी का माहौल पूरे किसान के और खेती किसानी करने वाले लोगों में है, गांवों में है, उस मायूसी को दूर कर और हम खेती किसानी के करने वाले लोगों के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाएं, सब लोग मिलकर बनाएं, सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है, और जहां से भी आ सके उनको इंक्लूड करें और सिर्फ बातें नहीं करें, हम काम करके दिखाएं ताकि हमारे किसानों के आंसू पूछ सकें। बिल्कुल सही बात है पटेल साहब। हमारा संक्षेप में आपसे भी टिप्पणी है, नहीं आपसे ही टिप्पणी है डॉक्टर साहब, दो सवालों के साथ। पहला, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, हमारा समय समाप्त हो रहा है। जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आई है वो बीमा कंपनियों को लेकर के है, उसको क्या आप सरकार से गुजारिश करेंगे कि उसको वो जो विसंगति उसको दूर करने का प्रयास करें? और दूसरा, आप उत्तर देना चाह रहे थे। बिल्कुल, मैं शैलेंद्र जी की बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं और मैं उनकी इस बात का स्वागत करता हूं। और मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से प्रथम राज्य है जिसने कृषि कैबिनेट का इसी उद्देश्य के लिए गठन किया है। शैलेंद्र जी जैसे ही समस्त विधायकों ने, 230 विधायकों ने बैठकर इस बात का समर्थन किया था कि होना चाहिए। मुझे लगता है कि उस कृषि कैबिनेट को, जिसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो, और मजबूत करने की जरूरत है। और जो आपने बात कही है फसल बीमा योजना को लेकर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ड्राफ्ट बहुत अच्छा है जिसके लिए हम बरसों से लड़ते आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वक्त है जब हमारी सरकार केंद्र में उस ड्राफ्ट पर चर्चा करेगी और जो भी आवश्यक परिवर्तन होंगे वो किए जाएंगे और खेत को उसकी इकाई बनाया जाएगा, जो बहुत सारी चीजों का समाधान होगी। खेती लाभ का धंधा कब तक बन पाएगी डॉक्टर साहब? त्रिपाठी जी, इसके लिए किसान को भी आगे आना होगा और जैसा शैलेंद्र जी ने बताया, अगेन मैं उस बात करूंगा, क्रॉपिंग पैटर्न हमको चेंज करना पड़ेगा, कमर्शियल क्रॉप की ओर जाना पड़ेगा। ग्रामीण इकोनॉमी में हमको परिवर्तन चाहिए कि ग्रामीण इकोनॉमी में ही सेकेंडरी सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसकी अपॉर्चुनिटीज हो, जिससे एक किसान के 10 एकड़ के किसान के यदि 3 बच्चे हैं तो उसमें से 2 बच्चे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट गांव में ही हो, वहीं पर कारखाने खुले, जिससे कि 10 एकड़ में तीनों बच्चे प्रसन्नचित्त रह सकें। तो एक मल्टी प्रोंग अप्रोच है और ये इकोनॉमिक अप्रोच ज्यादा है और खेती तो उसका एक बड़ा हिस्सा है ही। बिल्कुल सही बात है। अग्निहोत्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो अन्नदाताओं के जख्मों में मरहम लगाने की अगर हम बात करते हैं तो क्या होना चाहिए? अंतिम संक्षेप में आपसे टिप्पणी जानना चाहिए। 2-3 बातें त्रिपाठी जी बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा। एक तो डॉक्टर साहब ने जो कहा कि क्रॉप का पैटर्न चेंज करने की बात है, तो उसमें आपके वैज्ञानिकों को, आपके अधिकारियों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जो मौसम में बदलाव आ रहा है, अनचाहा बदलाव आ रहा है, उसको भी ध्यान में रख करके वो कोई नीति तैयार करें या कोई उसका सॉल्यूशन तैयार करें। दूसरा, ये जो संकट आया है, इस संकट में सबसे पहले पिछला जो कर्ज है किसान का, वो माफ़ किया जाना चाहिए मेरे ख्याल से। दूसरा, तीसरी बात यह है कि जो मुसीबत के इस क्षण में वो 0% ब्याज पे जो सरकार की नीति है, किसान को नया कर दिया जाना चाहिए त्रिपाठी जी, तभी मुझे लगता है कि वो इस संकट से उबर पाएगा और उसके जख्मों पर कुछ मरहम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अग्निहोत्री जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने भी समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पटेल जी, आप जो सीहोर से यहाँ इस चर्चा में भाग लेने आए, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मौसम की इस जानलेवा करवट की वजह से जहां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, कई जाने गई, वहीं अन्नदाता हलाकान और हैरान है कि क्या उसकी मेहनत का फल निष्फल चला जाएगा, उसे मुआवजा मिलेगा या नहीं, फसल बीमा योजना की कंपनियां उसे बीमा लाभ देंगी या नहीं, क्या हर कुदरती आपदा के बाद फसल बीमा देने से किनारा करने वाली बीमा कंपनियों पर सरकार नहीं कस पाएगी या नहीं।
आज की चर्चा में यह तो निष्कर्ष जरूर निकल कर आया है कि किसान को अन्नदाता कहने और खेती को लाभ का धंधा बनाने का वायदा करने वाली सरकार कुदरत के इस कहर को लेकर अब केंद्र की मोदी सरकार का मुंह ताक रही है। पिछले साल बेमौसम बारिश और ओलेबारी पर अपना खजाना खोलने वाली सरकार की जेब खाली है, इसलिए वह मोदी सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आसमान की ओर आस लगाकर देख रहे किसान को इस मौसमी आपदा से जल्द राहत मिलेगी और सरकार उस समय रहते उसकी ओर भरपूर मदद का हाथ बढ़ाएगी। किसान के लिए यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हो मरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। अब मुझे एसपी त्रिपाठी को दे दीजिए। कल फिर किसी नए सुलगते मुद्दे पर आपसे जनता मांगे जवाब में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।